आज हम बात करने वाले हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की। ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन दो तरीके के हमारे जीन होते हैं जो कैंसर को जेनेटिक लेवल पर कंट्रोल करते हैं। यानी कि जेनेटिक लेवल पर इन जीन के एक्सप्रेशन और सप्रेशन की वजह से ही डिसाइड होता है कि नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से पता चल रहा है ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन, ऐसे जीन जो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे हैं। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में अगर इन जीन का एक्सप्रेशन सेल के अंदर हो रहा है तो वो सेल के ब्रेक की तरह काम कर रहे हैं, वो सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं। यानी कि जो अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन है उसको परफॉर्म करने से वो रोक रहे हैं। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन को उनकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग एंटी ऑन्कोजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेलुलर ग्रोथ को, सेलुलर डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल सेल साइकिल प्रॉपरली चलता रहे। एक नॉर्मल सेल साइकिल को कब रोकना है, कब उसको इनिशिएट करना है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन का अगर एक नॉर्मल सेल के अंदर बात करें तो इनका काम मेजरली है सेल के रिपेयर में और सेल की सिग्नलिंग में। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटीज आती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन में किसी भी तरीके का डिसरेगुलेशन आता है, तो इनका नॉर्मल जो कंट्रोल है वो सेल के ऊपर नहीं रहता। और सेल कंट्रोल नहीं रहता तो आप देखिए नॉर्मल कंडीशन में जो जीन एक्सप्रेस होके सेल को डिवाइड होने से रोक रहे थे, ऑब्वियस सी बात है अगर उनमें कोई म्यूटेशन हो गया, कोई डिसरेगुलेशन हो गया तो वो सेल को रोक नहीं पाएंगे मतलब सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन परफॉर्म करते चली जाएगी, है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्यूमर सप्रेसर जीन में अगर किसी भी डिसरेगुलरिटी की वजह से, म्यूटेशन की वजह से उसका लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, क्या हुआ? लॉस ऑफ फंक्शन हुआ, तो हमारा जो एक नॉर्मल सेल है वो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन एक कार्सिनोजेनिक की तरह काम करेगा, यानी कि वो कैंसर कॉज करा देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन है जिनको इस टेबल में लिस्टेड किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपने सारे के सारे याद रखने हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेटिनोब्लास्टोमा, जिसकी फंक्शनैलिटी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रेटिनोब्लास्टोमा जिसको आरबी से डिनोट किया जाता है, अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये क्रोमोसोम नंबर 13 की लॉन्ग आर्म पर प्रेजेंट है, इसलिए हमें 13 क्यू लिखा है। ठीक है, P53 जिसे हम लोग TP53 भी कहते हैं, TP53 ओस्टियोसार्कोमा कैंसर कॉज करता है। क्रोमोसोम नंबर 17 की शॉर्ट आर्म के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। APC कोलोन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, VHL रीनल कार्सिनोमा के लिए, वैसे P16 मेलानोमा के लिए यानी के लिए स्किन कैंसर के लिए, BRCA1 और BRCA2 ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन है, साथ ही साथ हमने दिखाया है इस टेबल के अंदर कि अगर उनमें लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो कौन सा पर्टिकुलर कैंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि दो तरीके के जीन होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटोऑन्कोजीन। नाम से पता चल रहा है दोनों की फंक्शनैलिटी के बारे में, ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में तो अभी हमने देखा। दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोटोऑन्कोजीन। प्रोटोऑन्कोजीन, प्रोटो मीन्स बिफोर, ऑन्कोजीन मतलब बिफोर कैंसरस कोजिंग जीन। ठीक है, यानी कि प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ नहीं करते, लेकिन अगर उनमें गेन ऑफ फंक्शन हुआ, कोई म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन की वजह से उनमें गेन ऑफ फंक्शन होगा, और गेन ऑफ फंक्शन की वजह से क्या करेंगे वो हमारी कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे। ठीक है, क्या होगा? गेन ऑफ फंक्शन। क्यों हो रहा है? देखिए आपको पता है हर एक जीन के दो एलेलिक फॉर्म होते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये ए जीन है, इस ए जीन के दो एलेलिक फॉर्म होंगे। ठीक है, इट टोटली डिपेंड कि ये एलेलिक फॉर्म आपकी फुल्ली डोमिनेंट हो सकती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो सकती है, रिसेसिव कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन पे, ट्यूमर सप्रेसर जीन रिसेसिव कंडीशन के अंदर ही लॉस ऑफ फंक्शन शो करता है।
रेसेसिव कंडीशन का मतलब अगर इसकी एलेलिक फॉर्म इस स्टेट में प्रेजेंट है तभी इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारा इस कंडीशन में या इस कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये अपनी फंक्शनैलिटी को नॉर्मली परफॉर्म करेंगे। यानी कि एक एलील भी अगर यहाँ पर डोमिनेंट होगा तो ट्यूमर सप्रेसर जीन की फंक्शनैलिटी में आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन की फंक्शनैलिटी काम कर रही है यानी कि वो नॉर्मली काम कर रहा है तो हमारा नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे, इस इमेज में देखिए। सपोज ये हमारा कोई सेल है, उस सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर ट्यूमर सप्रेसर जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, राइट। अब क्या हुआ, जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा है तो सेल डिवीजन के टाइम पे कुछ डिसफंक्शनैलिटी आ गई, कुछ डिसरेगुलेशन आ गया। एक डॉटर सेल के पास नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन में ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट है, और क्योंकि यहाँ पर ट्यूमर सप्रेसर जीन होमोजाइगस कंडीशन में, सपोज कीजिए ये कंडीशन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो अब इसी बात है नॉर्मल सेल ग्रोथ दिखाएगा, क्योंकि हमने कहा ट्यूमर सप्रेसर जीन के पास अगर एक भी एलील डोमिनेंट है तो वो नॉर्मली काम करेगा। यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन हो गई, एक कॉपी के अंदर म्यूटेशन हो गई। अब एक कॉपी में म्यूटेशन हो गई लेकिन दूसरा कॉपी तो हमारे पास नॉर्मल प्रेजेंट है ना। अगर दूसरा कॉपी नॉर्मल प्रेजेंट है तो हम क्या देखते हैं, ये नॉर्मल सेल ग्रोथ को ही शो करेगा, इसमें आपको कोई भी डिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे जब फर्दर ये डिवाइड करी तो इसमें हमने देखा कि दोनों एलिलिक फॉर्म में म्यूटेशन हो गया। अब दोनों एलिलिक फॉर्म में म्यूटेशन हो गया यानी कि यहाँ पर कैसी कंडीशन है, रेसेसिव कंडीशन है। और हमने कहा था कि अगर रेसेसिव म्यूटेशन होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन में तो वहां पर हमें लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा। लॉस ऑफ फंक्शन का मतलब लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल, लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल मतलब नॉर्मल सेल टू कैंसर सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। वही हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी यानी कि हमारे प्रोटो-ऑन्कोजीन के बारे में। प्रोटो-ऑन्कोजीन नॉर्मल कंडीशन में अपनी नॉर्मल सेल ग्रोथ को रखता है, ठीक है, यानी कि उनका सप्रेशन होता रहता है क्योंकि उनके रिप्रेसर बॉडी के अंदर बनते रहते हैं जो उनको रिप्रेस रखते हैं। ठीक है, तो प्रोटो-ऑन्कोजीन मान लीजिए ये हमारी कंडीशन है, यहाँ पर भी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। नॉर्मल सेल ग्रोथ शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर रिप्रेसर इनके बन रहे हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। फिर क्या हुआ, एक म्यूटेशन हुई और म्यूटेशन की वजह से कंडीशन हो गई ये, ठीक है। प्रोटो-ऑन्कोजीन में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि एक भी एलील अगर डोमिनेंट रहा तो ट्यूमर सप्रेसर अपना काम करेगा, है ना। लेकिन प्रोटो-ऑन्कोजीन में ऐसा नहीं है। प्रोटो-ऑन्कोजीन में अगर एक भी एलील के अंदर म्यूटेशन आई तो इनमें क्या हो जाएगा, गेन ऑफ फंक्शन होगा। गेन ऑफ फंक्शन का मतलब ये प्रोटो-ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑन्कोजीन जो एक कैंसर सेल को नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि लॉस ऑफ ग्रोथ कंट्रोल, और आपको देखने को मिलेगा कैंसर सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जीन हमारे काम करते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इनके बारे में तो ऑफ कोर्स हम देख के लेते हैं कि कैसे एक नॉर्मल सेल में वो काम करेगा। ठीक है, याद है आपको सेल साइकिल, अगर आपको सेल साइकिल याद है तो उसको वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेल साइकिल में हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमारी सेल के अंदर 4 फेजेस होती हैं, G1, S फेज, G2 और M फेज, है ना। हमने कहा था बहुत सारे ट्रांजिशन काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे चेक पॉइंट काम कर रहे हैं, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, है ना। क्या कहा था हमने, यहाँ पर कौन सा साइक्लिन काम कर रहा था, साइक्लिन D, CDK 4 and 6 काम कर रहा है। ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर साइक्लिन E प्लस हमारा CDK 2 काम कर रहा था, और यहाँ पर हमारा CDK B काम कर, CDK 1 प्लस साइक्लिन B काम कर रहा है, साइक्लिन B CDK 1 काम कर रहा है, यहाँ पर हमारा साइक्लिन A एंड CDK 1 काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे साइक्लिन प्रेजेंट है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया हमने कहा था लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, G1 से जब S का ट्रांजिशन हो जाता है, यानी कि G1 से अगर G1 से एक बार सेल S में एंटर कर गई, ठीक है, तो हमारी सेल माइटोसिस को परफॉर्म करेगी ही करेगी। इसलिए सेल बहुत ही प्रिसाइज मैनर में यहाँ पर डिसाइड करती है कि भैया G1 का S में ट्रांजिशन कराना है या नहीं कराना। ठीक है, तो G1 को S में ट्रांजिशन के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है, इस फैक्टर का नाम है इलोंगेशन फैक्टर
E2, E2F जिसे हम लिखते हैं, ठीक है। ये फैक्टर सेल को चाहिए अगर उसे जीवन से एस फेज में एंटर करना है तो, है ना। नॉर्मल कंडीशन में ये जो E2F होता है ना, ये प्रेजेंट होता है रेटिनोब्लास्टोमा के साथ में, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये रेटिनोब्लास्टोमा प्रेजेंट है। आरबी, इसको हम PRB भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा आरबी यहाँ पर प्रेजेंट है। PRB इसको बाउंड करके रखता है, यानी कि जब तक हमारा इनका एसोसिएशन प्रेजेंट है, बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट है, E2F PRB के साथ प्रेजेंट है, E2F अपना काम नहीं करेगा। E2F का काम क्या है, G1 से S का ट्रांजिशन कराना, है ना। और हमें पता है G1 से अगर S में हमारी साइकिल एंटर करेगी तो आगे माइटोसिस होगा ही होगा, डिवीजन होगा ही होगा, ठीक है। ओके, तो E2F हमें फ्री कराना है, उसके लिए हमें PRB का फॉस्फोरिलेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें E2F को फ्री कराना है तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा PRB जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, देखो काम कैसे कर रहा है, ये ट्यूमर को बनने से रोक रहा है, ट्यूमर इन द सेंस माइटोसिस होने से रोक रहा है, ठीक है। माइटोसिस को कैसे रोक रहा है, माइटोसिस के लिए चाहिए E2F फैक्टर, और ये E2F फैक्टर को पकड़ के बैठा हुआ है कि मैं E2F को जाने नहीं दूंगा, है ना। लेकिन अगर सेल को ट्रांजिशन करना है तो इसको पहले PRB का डिग्रेडेशन करवाना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब सेल का G1 to S ट्रांजिशन कराना होता है, इस PRB का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, इसके सरफेस पर लग जाता है फॉस्फेट ग्रुप। जैसे इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, ये PRB फ्री हो जाता है। ये PRB एक्चुअली फ्री कर देता है हमारे किस फैक्टर को फ्री कर देगा, E2F, और E2F जैसे ही फ्री होगा G1 to S ट्रांजिशन हो जाएगा और सेल माइटोसिस को परफॉर्म कर लेगी, और इसी तरीके से रेगुलेट कर रहा है। अब सपोज कीजिए इस PRB के अंदर आ गई म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन को हम यहाँ से डिनोट कर रहे हैं एक स्टार से, मान लीजिए इसके अंदर आ गई म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन आ गई तो ऑब्वियसली बात है ये काम नहीं कर रहा, तो E2F हमारा फ्री घूम रहा है, और वो फ्री घूम रहा है तो वो सेल को क्या कह रहा है, बार बार G1 से S में ट्रांजिशन करवा दे रहा है। G1 से S में ट्रांजिशन करा रहा है, यानी कि सेल अनकंट्रोल्ड माइटोसिस को परफॉर्म करे जा रही है ना। तो इस तरीके से हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन काम करते हैं। ये सेल साइकिल मैंने आपको क्यों बताई थी, क्योंकि G1 से S में ट्रांजिशन के लिए हमारा जो चेक पॉइंट काम करता है उसे हम कहते हैं साइक्लिन ई चेक पॉइंट 2 काम करता है हमारा। G1S ट्रांजिशन चेक पॉइंट काम करता है, और उसमें साइक्लिन E और CDK2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज का भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए आपको याद रखना है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स कौन से किस फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कौन सा चेक पॉइंट कहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं रेटिनोब्लास्टोमा की फंक्शनैलिटी के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जीन एक्सप्रेशन, जीन कैसे एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, ये सिंपल सी बात है। जीन एक्सप्रेशन के लिए चाहिए हमें E2F के साथ क्या बाउंड है, रेटिनोब्लास्टोमा बाउंड है। लेकिन G1 to S अगर हमें ट्रांजिशन कराना है तो पहले CDK का एक्टिवेशन होगा। जैसे ही CDK का एक्टिवेशन हुआ, इट लीड्स टू PRB फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन करा दिया उसने PRB का, फॉस्फोरिलेशन जैसे ही कराया उसका डेसोसिएशन हो जाएगा E2F से। अब E2F फ्री है तो ऑब्वियसली बात है E2F यहाँ पर क्या करा रहा है, जीन का एक्सप्रेशन करवा रहा है, जीन का एक्टिवेशन करा रहा है। जीन एक्टिवेशन हो रहा है तो mRNA सेगमेंट बना, mRNA से हमारा प्रोटीन बन गया, और उस प्रोटीन की वजह से G1 से S फेज में ट्रांजिशन हो गया। तो इस तरीके से हमारा PRB काम करता है। अब एक और हम ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है P53। P53 को गार्जियन ऑफ जीनोम भी कहा जाता है, वॉचमैन ऑफ जीनोम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि P53 बहुत सारी फंक्शनैलिटी को रेगुलेट करता है। जब भी DNA डैमेज हुआ, अगर DNA डैमेज हुआ तो उस DNA डैमेज को रिपेयर कराने का काम भी किसका है, P53 का है, ठीक है। अगर DNA डैमेज नहीं हो सकता तो उस सेल का एपोप्टोसिस कराने का काम भी किसका है, P53 का है। तो P53 को इसकी नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी की वजह से ही गार्जियन ऑफ सेल, इसको वॉचमैन ऑफ जीनोम कहा जाता है, ठीक है। इसको हम TP53 भी कहते हैं। TP53 का सिंपल मतलब होता है ट्यूमर प्रोटीन 53। इस प्रोटीन से इस जीन से जो प्रोटीन बनता है ना, वो डायरेक्टली DNA से बाइंड करता है और DNA के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। और रेगुलेट कर रहा है मतलब ये हो गया कि कब जीन का एक्सप्रेशन कराना है, कब नहीं कराना है, कब सेल को प्रमोट कराना है सेल साइकिल के लिए, कब नहीं कराना है। और ये भी हमारा, क्योंकि हमारा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसमें भी लॉस ऑफ फंक्शनैलिटी होगा म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो हमारा कहाँ कहाँ काम करेगा, ये करता है ग्रोथ अरेस्ट में। ग्रोथ अरेस्ट कब करवाएगा P53, मान लीजिए DNA में कोई डैमेज आ गया है ना,
अब सेल चाहती है कि जो डॉटर न्यूक्लाई आगे बनेगी उनके अंदर कोई भी डिफॉल्ट जीन नहीं जाना चाहिए। तो उस चीज को चेक कौन करेगा? P53 चेक करेगा। P53 ये चेक करेगा कि डीएनए डैमेज अगर हुआ है तो उसको रोक देगा सेल को कि आगे फर्दर उसे मूव नहीं होना जब तक कि वो डीएनए डैमेज रिपेयर ना हो जाए। इसलिए सेल की ग्रोथ की अरेस्टिंग कराता है P53। फिर डीएनए रिपेयर करने वाले एंजाइम का एक्टिवेशन कराएगा, और अगर डीएनए रिपेयर नहीं हो सकता तो एपोप्टोसिस को प्रमोट कराएगा P53। उसके लिए दो पाथवे यूज करता है, एटीएम और एटीआर पाथवे। ठीक है। सो आप P53 की फंक्शनैलिटी अगर देखनी है तो आप यहां पर देखिए कि P53 एपोप्टोसिस को कैसे प्रमोट कराएगा, रिपेयर कैसे कराता है, और अगर माइटोटिक फेलियर हो रहा है तो सेल डेथ वहां पर कैसे हो रही है। देखिए हमने क्या कहा था, मान लीजिए डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, सेल के अंदर डीएनए डैमेज हुआ, कैसे हुआ? यूवी रेडिएशन की वजह से। मान लीजिए यूवी रेडिएशन से हमारा डैमेज हो गया। अब P53 का लेवल, जैसे ही डीएनए डैमेज का सिग्नल आया, P53 का लेवल सेल के अंदर बढ़ जाएगा। P53 का लेवल अगर बढ़ा तो G1 फेज के ऊपर सेल का अरेस्टिंग हो जाएगा। अब आप देखो G1 फेज के ऊपर ही सारी चीजें चल रही हैं, क्योंकि हमने कहा था कि G1 फेज ही वो फेज है जिससे आगे अगर सेल ने एंटर करा, यानी कि G1 से अगर सेल S में एंटर करेगी उसके बाद माइटोसिस नहीं रुकेगा, सेल माइटोसिस को परफॉर्म करेगी ही करेगी। इसलिए जितनी भी हमारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, मोस्ट ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन G1 सेल के मतलब G1 फेज पर ही काम कर रहे होते हैं। तो P53 का लेवल बढ़ा, P53 का लेवल बढ़ा तो P53 क्या करेगा? रिपेयर वाले हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट कराएगा कि डिवीजन से पहले डीएनए को रिपेयर करा जा सके। अगर नहीं हो सकता है, सेल के अंदर एपोप्टोसिस कंडक्ट करा देगा। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि डीएनए डैमेज है, इस कंडीशन में डीएनए डैमेज हुआ, अगर P53 नहीं है तो G1 अरेस्ट नहीं हुआ, और G1 अरेस्ट नहीं हुआ तो आपको पता है डिफेक्टिव डीएनए ही हमारी प्रोजेनी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे दो पॉसिबल कंडीशन है, एक तो हमारी सेल सर्वाइव ही नहीं कर पाए क्योंकि डिफेक्टिव जीन हो गया है ना। दूसरा क्या होगा कि उसमें मे बी पॉसिबल है कि उस डिफेक्टिव जीन की वजह से कोई ऑन्कोजेन एक्टिवेट हो गया, और ऑन्कोजेन एक्टिवेट हो गया तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकती है, या उसमें एनुप्लॉइडी आ जाएगी, या उसमें और कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, है ना। तो P53 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस इमेज से हम अच्छे से समझते हैं कि P53 एक्चुअली काम कैसे कर रहा है। यस, सो रेगुलेशन ऑफ P53 जीन, क्योंकि देखो जैसे रेटिनोब्लास्टोमा को रेगुलेट किया जा रहा था कि कब उसका एक्सप्रेशन करना है कब नहीं करना है, वैसे ही P53 का भी एक रेगुलेशन सेल के अंदर चलता रहता है। P53, अब आप सोचिए ट्यूमर सप्रेसर जीन तो है, लेकिन अगर P53 फ्री प्रेजेंट रहेगा सेल के अंदर, P53 अगर रहेगा तो हमने क्या कहा था, P53 ग्रोथ को अरेस्ट करवा सकता है। ठीक है, ग्रोथ को अरेस्ट करवा सकता है, ये डीएनए को रिपेयर करेगा। अच्छा जी, और ये एपोप्टोसिस करा सकता है ना। अब सोचिए डीएनए रिपेयर तो चलो ठीक है, अगर डीएनए डैमेज हुआ है तो P53 उसको रिपेयर करेगा, लेकिन अगर P53 अपनी एक्टिव फॉर्म में सेल में प्रेजेंट है तो ये ग्रोथ को अरेस्ट करा के बैठा हुआ है, एपोप्टोसिस कराया जा रहा है सेल का, है ना। तो P53 का भी रेगुलेशन जरूरी है ना। तो P53 क्या करता है, हमारे पास एक और प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन P53 को बाउंड करके रखता है। इस प्रोटीन का नाम है MDM2 प्रोटीन। जब तक MDM2 P53 के साथ प्रेजेंट है, P53 इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, और ये अगर इनएक्टिव स्टेट में है तो ना ही तो ये ग्रोथ अरेस्ट करवा पा रहा है, ना ही ये डीएनए को रिपेयर कराएगा, ना ही एपोप्टोसिस कराएगा। ठीक है, क्योंकि P53 का रेगुलेशन भी जरूरी है। तो कैसे हमारा काम होता है वो देखते हैं। सेल के अंदर जब अनस्ट्रेस कंडीशन है, अनस्ट्रेस का मतलब कोई डीएनए डैमेज नहीं है, किसी भी तरीके की हाइपोक्सिया जैसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से सेल साइकिल हमें रोकना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ये जो MDM2 है ये भाई साहब क्या करता है, इसको P53 के लेवल को कंट्रोल करना है। अगर P53 का लेवल बढ़ा तो हमें पता है क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें P53 का अमाउंट रेगुलेट करके रखना है ताकि ये सेल को डिस्टर्ब ना करे सेल साइकिल परफॉर्म करने से। तो ये MDM2 इसके ऊपर यूबिक्यूटिन लगा देगा। अगर आपको याद है जो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी प्रोटीन का प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कराना है तो पहले उसके ऊपर यूबिक्यूटिन अटैच हो जाता है। ये यूबिक्यूटिन बेसिकली एक मार्क की तरह काम करता है प्रोटियोसोम के लिए कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन का डिग्रेडेशन आपको कराना है।
ठीक है। तो MDM2 यही काम कर रहा है, MDM2 यूबिक्यूटाइनेशन करा दे रहा है। यूबिक्यूटाइनेशन का मतलब इस P53 के साथ यूबिक्यूटीन अटैच करवा देता है, ठीक है, सीक्वेंस मैनर के अंदर। P53 पे अगर यूबिक्यूटीन अटैच हुआ, यूबिक्यूटाइनेशन अगर उसका हो गया, तो ये प्रोटीजोम में जाएगा और प्रोटीजोम में इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और P53 का लेवल हो गया मेंटेन इन द सेंस लो लेवल है। लो लेवल है तो ऑब्वियसली बात है सेल अपना आराम से सेल साइकिल परफॉर्म कर सकती है, G1 से S फेज का ट्रांजिशन इजीली हो जाएगा क्योंकि P53 वहां पर रोकने के लिए नहीं बैठा है। लेकिन अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो क्या देखने को मिलेगा? अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन जैसे कि मान लीजिए डीएनए डैमेज हो गया, ठीक है, डीएनए डैमेज हुआ तो हमारे पास दो पैथवे एक्टिवेट हो सकते हैं, पॉसिबल कंडीशन है हमारे पास। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा जो P53 है वो ATR पैथवे के लिए जाता है, तो ATM पैथवे और ATR पैथवे दोनों पैथवे एक्टिवेट होंगे। अगर ATM पैथवे एक्टिवेट हुआ तो चेक पॉइंट 1 एक्टिवेट होगा, ATR पैथवे एक्टिवेट होता है तो चेक पॉइंट 2 एक्टिवेट होता है। चेक पॉइंट 1 को हम बोलते हैं G1 to S ट्रांजिशन, ठीक है। चेक पॉइंट 2 हमारा होता है जो हमारी S फेज में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो दो हमारे चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट एक्टिवेट कब होंगे? जब डीएनए का डैमेज हुआ। डीएनए का डैमेज हो गया, ठीक है, ATM एक्टिवेट हुआ, ATM से चेक पॉइंट 1 काम करेगा, ATR एक्टिवेट हुआ तो चेक पॉइंट 2 काम करेगा। दोनों का काम क्या है? P53 का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कराना। अगर P53 का मॉडिफिकेशन होगा, इसका एक्टिवेशन होगा, तो ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा? उसको स्टेबलाइज करेगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन करा देगा, ठीक है, यानी कि सेल का रिपेयर कराएगा, डीएनए डैमेज का रिपेयर कराएगा, नहीं हो सकता है तो एपोप्टोसिस कराएगा, ठीक है, इतनी बात सही है। अब मान लीजिए दूसरी हमारे पास पॉसिबल कंडीशन क्या है कि ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन हो गया। ऑन्कोजीन समझते हो ना, हमने पहले बात करी थी, प्रोटो ऑन्कोजीन है हमारे पास में, प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाती है तो ऑन्कोजीन बन जाते हैं। तो ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन हुआ, ऑन्कोजीन का एक्सप्रेशन अगर हुआ तो P14 और ARF का प्रमोशन होगा। अब ये दोनों भाई साहब क्या करते हैं? MDM2 और MDM4 को इनहिबिट करते हैं। अगर MDM2 इनहिबिट हो गया है तो कोई भी नहीं है जो P53 का यूबिक्यूटाइनेशन कराए। P53 यूबिक्यूटाइनेशन नहीं होगा तो उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा, डिग्रेडेशन नहीं होगा तो सेल के अंदर P53 का लेवल बढ़ेगा, और सेल के अंदर P53 का लेवल बढ़ेगा तो सेल हमारे इन तीनों मैकेनिज्म के लिए जाएगी, ठीक है। ओके, तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, जब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का मतलब मान लीजिए हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आ रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है, न्यूट्रिएंट डेप्रिवेशन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में भी P53 का एक्टिवेशन बढ़ जाता है और इस वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होता है। तो इस तरीके से P53 का रेगुलेशन होगा सेल के अंदर। दोनों ही कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कि कैसे आपको सेल के अंदर का रेगुलेशन देखने को मिलेगा।